जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 25 अगस्त 1996 को हुआ है। जन्म समय प्रातःकाल 10:10 और जन्म स्थान है अलवर। इनका प्रश्न है, क्या मैं यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? एक आईएएस अफसर बन सकता हूँ? लेकिन मैं जब मैं पढ़ता हूँ तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अर्थात मैं कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाता हूँ, डाइवर्ट हो जाता हूँ। इसका क्या कारण है? आइए इस कुंडली का विस्तार से चित्रण करते हैं। देखते हैं कि कुंडली क्या उस योग्य है कि व्यक्ति को यूपीएससी देना चाहिए। वैसे हम ये कहेंगे कि कर्म से बड़ी कोई कुंडली नहीं होती, कोई भाग्य नहीं होता है। अगर आप कर्म करें तो बड़े से बड़े दोषों को भी आप निकाल सकते केवल अपने कर्म और मेहनत से। ये जो कुंडली हमारी बनती है ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, अर्थात हमने जो कर्म किया है अच्छा बुरा। मेरी कुंडली में भी दोष है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंडली में भी दोष है, लेकिन दोष पकड़ने के बजाय उन्होंने उसका उपाय या उसका प्रतिरोध करने की कोशिश की और आगे बढ़े। इसलिए समस्याएं भी आई जीवन में। हर एक के जीवन में समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि हम व्यक्ति ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे सबसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर्म हुए हैं। आइए इस कुंडली के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप कुंडली देखना नहीं जानते तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें आप देखेंगे कुल मिलाकर के 9 वीडियोज़ है। प्लेलिस्ट है कुंडली देखना सीखें। आप उनमें पूरी कुंडली देखना सीख जाएंगे। 12 भाव का महत्व क्या होता है, इन राशियों का क्या महत्व है, डिग्री का क्या महत्व है, ग्रह अस्त कब होते हैं, शत्रु राशि, मित्र राशि, नीच ग्रह, उच्च ग्रह इत्यादि इत्यादि, हर चीज़ हमने एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस कुंडली की बात करते हैं। ये कुंडली तुला राशि की। तुला राशि क्यों? क्योंकि लग्न में लिखा है 7 नंबर। देखिए यहाँ पे लग्न में लिखा है 7 नंबर। जब भी लग्न में 7 नंबर हो तो उसका तात्पर्य होता है तुला राशि। देखिए नीचे, तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र देवता है, अर्थात इस कुंडली के जो लग्नेश है वो है शुक्र देवता। अब शुक्र देवता बैठे कहाँ हैं इस कुंडली में? वो बैठे हैं धर्म के स्थान में, भाग्य के स्थान में, अर्थात नवम भाव, जहाँ पे लाल कलर से 3 नंबर लिखा है वहाँ पे बैठे हमारे शुक्र देवता। शुक्र देवता का अर्थात लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि शुक्र देवता चलित कुंडली में 10वें भाव में जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। शुक्र देवता के पास एक घर और है इसमें, वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन तुला राशि में लग्नेश होने के कारण इनको अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। अब हम द्वितीय भाव की बात करें। द्वितीय भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो धन वाणी कुटुंब का भाव है। जब हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक। नीचे टेबल देख लीजिए, जैसे नंबर लेता हूँ आपको संख्या जब भी लूँ, संख्या के नीचे तुरंत देखिए उसके राशि कौन सी, उसके मालिक कौन है। 8 नंबर जैसे ही कहता हूँ उसकी राशि है वृश्चिक, मालिक है मंगल। अब देखिए मंगल कहाँ विराजमान है? मंगल ही बैठे भाग्य भाव में शुक्र के साथ, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। अर्थात शुक्र और मंगल बुध के घर में भाग्य भाव में बैठे हैं, अर्थात लग्नेश और धनेश भागेश के घर में बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है, अर्थात आपका भाग्य आपका साथ देगा, बहुत धन कमाएंगे, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। ठीक है, अभी तक तो बहुत ही अच्छा गया। अब हम तीसरे भाव की बात करें, या तीसरे भाव के पहले मंगल का और एक घर है सप्तम भाव, जो कि व्यापार का घर माना जाता है, पत्नी का घर माना जाता है इस कुंडली में। तो मंगल देवता अर्थात कहाँ बैठे? भाग्य ग्रह में। तो विवाह के बाद आपका भाग्य उदय निश्चित है, क्योंकि आपका सप्तमेश और धनेश दोनों भाग्य में बैठा है, अर्थात विवाह से आपको धन भी मिलेगा। ये पूरी संभावना बनती है इस कुंडली में। तृतीय भाव की बात करें, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, उसके स्वामी कौन है? 9 नंबर के स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति। गुरु यहाँ पे खुद अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। इससे बेहतर योग क्या बनेगा? अगर बृहस्पति धनु राशि के अपने ही भाव में बैठ जाए और उनके साथ में कौन है? चंद्र है।
अब चंद्र प्लस गुरु क्या बनता है? गज केसरी योग, लेकिन ये बना कहाँ? पराक्रम भाव में। ये एक बहुत ही अच्छा योग है। ये भी एक इशारा करता है कि विवाह के बाद आपका भाग्य उदय निश्चित है। बृहस्पति के पास एक घर और है जिसको बोलते हैं घर क्रमांक भाव क्रमांक 6, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है। वो ठीक भाव नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं बृहस्पति इस कुंडली में कुछ हद तक मार्केश हो सकते हैं। दूसरी चीज़, द्वितीय और सप्तम भाव होने के कारण प्रमुख मार्केश हम मानेंगे मंगल को। तो आप कहेंगे अरे मंगल तो वहाँ जाके बैठा, आपने कहा मंगल अच्छा होगा। बिल्कुल मंगल अच्छा होगा, लेकिन मार्केश होने के कारण उसके जो फल होंगे वो मिक्स्ड होंगे। कहने का मतलब है कि वो पहले कुछ समय तक द्वितीय भाव का फल देगा और महादशा के अंतिम क्षण में वो सप्तम भाव का फल देगा। वैसे वो शुभ है, लेकिन जब उसकी दशा होगी तब वो थोड़ा सा तकलीफ़दायक बन सकते हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं अभी के समय की, जहाँ पे चंद्र की महादशा चल रही है। अब हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव जो कि सुख का भाव है, पंचम भाव जो कि विद्या और संतान का भाव है, उनके मालिक शनिदेव है। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या शनिदेव इस कुंडली में शुभ है अशुभ है। लेकिन शनिदेव लग्नेश के मित्र है और केंद्र का एक घर और त्रिकोण का एक घर होने के कारण शनिदेव इस कुंडली में शुभ ग्रह माने जाएंगे। इस कुंडली में शुक्र और शनि ये दोनों शुभ है, लेकिन शनि बैठे कहाँ? छठे भाव में, वो भी वक्री होके। वक्री होने के कारण उनकी शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं शनि की जब दशा होगी तो वो आपको थोड़ी तकलीफ़दायक हो सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, लेकिन वो आपकी उन्नति भी करेगी, वो आपको कहीं ना कहीं सुख भी देगी। छठा भाव हमने पहले ही देख लिया है, सप्तम भाव भी देख लिया है, अष्टम भाव भी देख लिया है क्योंकि शुक्र का पहले ही बता दिया। अब हम बात करेंगे नवम भाव और द्वादश भाव की। 3 नंबर 6 नंबर जहाँ लिखा है उन दोनों के मालिक है बुध देवता, और बुध देवता बैठे उच्च के होकर के द्वादश भाव में, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, अर्थात कन्या राशि में बुध देवता उच्च के हो जाते हैं। लेकिन द्वादश भाव होने के कारण ये घर ठीक नहीं माना जाता है, हानि का घर है। तो कहीं ना कहीं ये परिणाम मिक्स हो जाते हैं बुध से रिलेटेड। लेकिन अगर व्यक्ति अपना भाग्य घर से बाहर, अर्थात जहाँ वो रहता है उससे बाहर आजमाएगा तो उसका भाग्य उदय होगा। ये एक इशारा मिलता है इस कुंडली में। अर्थात आप अपने पैतृक निवास, जैसे आप अलवर के हो, अलवर से बाहर निकल के अपना भाग्य आजमाइए, कर्म कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सफलता आपको अपने क्षेत्र के बाहर मिलेगी। 10वें भाव की बात करें, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी चंद्र है। वो तृतीय भाव में बैठे पराक्रम की तरफ, अर्थात आपको मेहनत करनी होगी सफलता प्राप्त करने के लिए। यूपीएससी के लिए मैं वापस आता हूँ, क्योंकि यूपीएससी के लिए हमें इन्हीं भाव को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एकादश भाव की बात करें, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वहाँ पे सूर्य देवता बैठे हुए, जो कि स्व राशि में, खुद की राशि में बैठे हुए, लाभ के घर में, जो बहुत अच्छा योग बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब हम वापस आते हैं, क्या मुझे यूपीएससी या पीसीएस करना चाहिए? मैं कहूँगा क्यों नहीं करना चाहिए, गलत क्या है? हाँ, कमी है, लेकिन इस कमी का उपाय करके आपको बिल्कुल यूपीएससी और पीसीएस करना ही चाहिए। कारण है उसके पीछे, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते। आपकी कुंडली में देखेंगे तृतीय भाव में चंद्र और गुरु साथ में हैं, जो कि गजकेसरी योग बनाता है, और ये विवाह के बाद भाग्योदय का कारक भी बनेगा। साथ ही साथ मंगल और शुक्र की युति भाग्य भाव में, ये भी बहुत ही अच्छा योग बनता है। ये 2 अच्छे योग हो गए। केतु शनि साथ में आना, ये कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु की तरफ इशारा करता है, लेकिन कोई ना कोई आपकी टांग खींचने के लिए बैठा होगा, या आपको बैक स्टैबिंग कर सकता है। ये इसको आपको ध्यान देना है। और बुध और राहु एक साथ द्वादश भाव में बैठे, लेकिन यहाँ पे बुध उच्च के होकर के स्वाग्रही होकर बैठे हुए कन्या राशि में, लेकिन यहाँ पे बुध राहु की युति कहीं ना कहीं आपसे मेहनत अवश्य कराएगी, तो आपको कर्म करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी की। एकादश भाव में सूर्य स्वराशि में अपने ही घर में विराजमान है, लाभ के भाव में, बहुत बेहतर।
इससे अच्छा योग क्या होगा? 10वां भाव जहाँ पे 4 नंबर लिखा है उसके स्वामी चंद्र है। चंद्र कहाँ बैठे? पराक्रम भाव में बैठे। तो वो इशारा क्या कर रहे हैं? आपको सफलता मिलेगी पराक्रम करने के बाद, अर्थात आपको पराक्रम दिखाना होगा, मेहनत करनी होगी। बुद्ध भी वही इशारा कर रहा है। आपका कर्म का भाव दशावेश भाव भी यही इशारा कर रहा है। इसके बाद मंगल जो कि सप्तम भाव के मालिक है, वो कहीं ना कहीं चंद्र के घर में, और शुक्र भी चंद्र के घर में आते दिख रहे हैं। मतलब आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको सुख अवश्य मिलना है। लग्नेश का भी सपोर्ट मिलेगा और व्यापार में भी आपके योग बहुत प्रबल बनते हैं। बस इतना कहूँगा, कई बार लोग यूपीएससी और पीसीएस के चक्कर में दुनियादारी सब छोड़ देते हैं, अर्थात वो और कोई कोशिश करते ही नहीं है। आप ये गलती मत कीजिएगा, इससे आपको हानि बन सकती है। कई बार क्योंकि हम साल 2 साल 3 साल 4 साल केवल तैयारी करते रहते हैं। साइड वाइज आप कुछ काम कीजिए, जॉब कीजिए, प्राइवेट जॉब भी देखिए। जो भी नहीं कि यूपीएससी सबसे बेहतर होता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो डिस्टर्बेंस का कारण है वो है चंद्र कहीं ना कहीं, और उससे बड़ा कारण है चंद्र भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो पराक्रम करा रहा है इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आपको एक केंद्र का दोष बनता है इस कुंडली में। केंद्र का दोष का तात्पर्य ये है कि जब भी कुंडली के केंद्र के चारों घर खाली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीवन को स्लो कर देते हैं या ऑब्स्टेकल लाते हैं। केंद्र के 4 घर कौन से होते हैं? लग्न होता है, सुख भाव चौथा भाव, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव या व्यापार का भाव, और दसम भाव जो कि कर्म का भाव। और आपकी कुंडली में केंद्र के सारे घर खाली हैं, मतलब योग बनते हुए भी योग का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उपाय क्या करना है? शिव पूजा से बेहतर यहाँ पे कोई उपाय मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हर दिन शिव मंदिर जाइए, हर दिन जाइए, बगल में शिवलिंग होगा, हर दिन जाइए, शिव जी को प्रणाम कीजिए, उनको जल छोड़िए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं चलेगा। इसके साथ आप सूर्य को जल छोड़िए। हालांकि सूर्य आपका मजबूत है, फिर भी पूर्णिमा का उपवास रखिए, क्योंकि चंद्र की आपकी महादशा चल रही है। और चंद्र के मंत्र का जाप कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। एवरीडे, हर दिन आप चंद्र के इस मंत्र का जाप कीजिए। फिलहाल ये पर्याप्त होगा आपको कर्म के मार्ग पे आगे ले जाने के लिए। आप थोड़ा मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। फोकस करिए। सुबह सुबह सूर्य को जल छोड़ने के पीछे तात्पर्य है कि आपकी सूर्य की ऊर्जा जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कारक बनती है, आत्मिक शक्ति, वो सूर्य देंगे आपको। सुबह सुबह उठिए, सूर्य को जल छोड़िए। अर्ली मॉर्निंग उगते सूरज को छोड़ना है, ठीक है? लेट नहीं उठना है। दूसरी चीज़, रात को आप एक काम कीजिए, एक तांबे के लोटे में जल रखे सोइए और प्रातःकाल मंदिर में रख दीजिए और प्रातःकाल उस जल को ग्रहण कीजिए। इससे भी एक शक्ति आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ये सब आप उपाय कीजिए, आपको रिजल्ट अवश्य नज़र आएगा जल्दी ही। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इस समय आपकी चंद्र की महादशा चल रही है जो चलेगी नवंबर 2024 तक। बुद्ध की अंतर्दशा है जो चलेगी फेब 2022 तक। उसके बाद केतु महाराज जाएंगे, फिर शुक्र महाराज जाएंगे, फिर सूर्य महाराज जाएंगे, और चंद्र के बाद आएंगे मंगल देवता, उसके बाद राहु। मंगल का रहे महादशा चलेगी उसके बाद नवंबर 31 तक, और राहु चलेंगे फिर नवंबर 49 तक। कुंडली आपकी ओवरऑल अच्छी है, बस केंद्र के दोष के लिए आपको शिव पूजा ही करनी होगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि केंद्र खाली होने पे ये दिक्कतें बनती है, कितनी भी योग कारक कुंडली हो, ये हमने पहले भी देखा हुआ। लेकिन योग कारक होने के कारण आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी, और विवाह के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा मंगल होने वाला है। भाग्योदय निश्चित है। जय माता दी।